हेलो गाइस, सो प्रैक्टिस करो। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर दैट विल कंप्लीट द सीरीज ऑफ द क्वेश्चन फिगर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फिगर है, तीन फिगर गिवन है, एक दो तीन। हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो सीरीज ये गिवन है, हमें इनमें वही सेम चीज, रिलेशन, पैटर्न, जो भी आप समझो वो फाइंड आउट करना है, और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ सकता है वो हमें बताना है। अगर आप पहला और दूसरा फिगर में पहले ऑब्जर्व करो और देखो कि क्या बन रहा है रिलेशन, तो आप देखोगे पहले पार्ट को और दूसरे पार्ट में, तो ये एक्चुअली हो क्या रहा है, आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब कि घड़ी के डायरेक्शन में अगर कोई भी चीज़ मूव होता है तो उसे क्लॉकवाइज बोलते हैं। घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उसे एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हुआ और ये जो पार्ट था ये आपको इस तरह से हो गया। ठीक है। सेम फिर ये आपका क्लॉकवाइज में मूव हो गया और ये हमारा जो फिगर 3 था, सी है, इसमें आ गया। बस हमें यही सेम चीज़ आगे फॉलो करना है और ये क्लॉकवाइज में इस तरह से इसे मूव करवा देना है। तो ये जो हमारा ट्रायंगल वाला पार्ट है ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। बाकी एज इट इज़ ये आप ऑप्शन बी में देख लो। ठीक है, ये पार्ट तो एज इट इज़ रहेगा, बस हमारा जो ट्रायंगल है इस तरह से होगा। अब आप देख लो किस ऑप्शन में है ये प्रेजेंट। ऑप्शन बी आप देखोगे तो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो ऑप्शन फिगर बी जो है करेक्ट आंसर है, और फिगर बी ऑप्शन सी में प्रेजेंट है, तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको पैटर्न देखना था क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है, आप मूव कर दो, आपको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि इस पेपर में था। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अवन पॉइंट्स एट अ पिक्चर, एक पिक्चर की ओर दिखा के बोलता है कि सी इज द सेकेंड डॉटर ऑफ माई फादर्स एल्डर ब्रदर अवंत एंड द गर्ल इन द फोटोग्राफ आर। मतलब क्या बोल रहा है कि जैसे कि अवंत है, ठीक है, चीज़ें मतलब बनाओ, एग्जाम में रफ पेपर आपको मिलता है उसका यूटिलाइज करो। ठीक है, और प्रैक्टिस करो कि आप कितना कम लिखे आंसर मार्क कर पा रहे हो। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि सारा चीज़ें आप नोट डाउन कर रहे हो, बट अगर आपको टाइम सेव करना है तो आप जितना कम चीज़ें लिखोगे या बनाओगे तभी आपका टाइम सेव होगा और आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो। बट जो रिक्वायर्ड है उसे तो करना ही पड़ेगा। अब जैसे बोला कि अवंत ने क्या किया कि एक पिक्चर की ओर पॉइंट आउट करके बोला कि सी इज़ द सेकेंड डॉटर ऑफ माई फादर्स एल्डर ब्रदर। मतलब कि जो अवंत का के फादर हैं, मतलब अवंत है, ये अवंत के फादर हैं। ठीक है, अवंत के फादर के जो बड़े भाई हैं, मतलब कि आप यहाँ पे बना लो, ये अवंत फादर्स एल्डर ब्रदर है, अवंत फादर एल्डर ब्रदर, उनकी एक बेटी है और उनकी दूसरी बेटी को अवंत बता रहा है। ठीक है, सी इज द सेकेंड डॉटर ऑफ माई फादर्स एल्डर ब्रदर। अवंत के फादर के जो बड़े भाई हैं उनकी दूसरी बेटी जो है उनकी तरफ पॉइंट आउट किया है अवंत ने, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अवंत और उस लड़की के बीच में, मतलब ये अगर सेकेंड डॉटर है, इसके बीच में रिलेशन क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, हमने डायग्राम बना लिया। अब आपको अगर बहुत सारे लोग होंगे कि इसी डायग्राम के हेल्प से वो आंसर बता देंगे, बट अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप अपने ऊपर इमेजिन करो। जस्ट सपोज कि मैं अवंत हूँ, ठीक है, मेरे जो फादर हैं उनके जो बड़े भाई हैं उनसे मेरा क्या रिलेशन है, वो अंकल लगेंगे। उनकी जो बेटी है, ठीक है, उसके और मेरे बीच में क्या रिलेशन होगा, तो डेफिनेटली वो मेरी कज़न होगी। ठीक है, कज़न जो ऑप्शन डी में है प्रेजेंट, बात खत्म हो गया। इस तरह से आप अपने ऊपर इमेजिन करो कि अगर आप वहाँ पे होते तो किस तरह का रिलेशन बनता, आप बहुत ही ईजिली आंसर जो है फाइंड आउट कर लोगे। अगर डायग्राम आके आपके सामने क्लियर बना हुआ है तो आपको कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि इस पेपर में आया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज। सीरीज गिवन है, अब क्या यहाँ पे आएगा ब्लैंक स्पेस की जगह पे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या
हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, जैसे कि मैंने बताया था पिछले जब भी मैंने जो 2 पेपर डिस्कस किया है, कि आपको अल्फ़ाबेट के का पोज़ीशन वैल्यू जो है ना अच्छे से याद होना चाहिए कि ए का पोज़ीशन वैल्यू 1 है, बी का पोज़ीशन वैल्यू 2 है, सी का पोज़ीशन वैल्यू 3 है, डी का पोज़ीशन वैल्यू 4 है, एंड सो ऑन। रिवर्स ऑर्डर में भी पता होना चाहिए कि जेड का 1 अगर है तो वाई, एक्स एंड सो ऑन, ए 26, इस तरह से। तभी आप क्या होगा ना कि टाइम बचा पाओगे, अदरवाइज़ आप रफ पेपर में क्या होगा ये चीज़ें लिख रहोगे, वहाँ फिर देखोगे। तो अब हम लोग अगर यहाँ पे देखें कि ओ वी है, क्यू यू है, एस टी है, यू एस है, एंड हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ओ का हमें पता है कि क्या होता है 15, वी का हमें पता है क्या होता है 22। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्यू का 17, 21, एस का 19, टी का 20, नेक्स्ट यू का देखते हैं 21, आर का होता है 19। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये +2 हुआ, यहाँ पे आप देखोगे तो ये +2 हुआ, ये हुआ +2, मतलब पहले वाले जो लेटर में है +2 हो रहा है। मतलब अगर 21 में +2 होगा तो ये 23 आएगा, और 23 क्या होता है यू वी डब्ल्यू। ठीक है, अब डब्ल्यू आप देखोगे तो अगर एक लौता डब्ल्यू स्टार्टिंग में होता तो वो करेक्ट आंसर हो जाता, बट यहाँ पे सी और डी में दोनों में है, तो हमें सेकंड टर्म भी देखना होगा। अगर सेकंड में हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है 22 है, यहाँ पे -1 हो गया 21, -1 20, -1 19, तो नेक्स्ट में क्या होगा -1 18। 18 क्या होता है आर होता है, मतलब डब्ल्यू आर जो हमारा आएगा नेक्स्ट टर्म आएगा, और डब्ल्यू आर ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो अगर आपको अल्फ़ाबेट का पोजीशन वैल्यू अच्छे से पता है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको बस पैटर्न देखना है कि पहले वाले टर्म में जैसे +2 हो रहा था, हमने +2 किया तो डब्ल्यू आया, नेक्स्ट वाले टर्म में -1 हो रहा था तो 18 आया तो आर आ गया, डब्ल्यू आर हमारा आंसर था, ऑप्शन डी में प्रेजेंट था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से बनाते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से हमारे पास है क्वेश्चन क्या, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट। आपने इसी पेपर में देख लिया कि स्टेटमेंट आर्गूमेंट को के क्वेश्चन हमें अगर आप देखोगे तो अराउंड 4 क्वेश्चंस के अराउंड हमने अभी तक बना लिया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज विच आर्गूमेंट इज स्ट्रॉन्ग। स्टेटमेंट बोल रहा है कि शुड द इंडियन गवर्नमेंट स्टॉप स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन ऑर्गेनाइजिंग कॉमनवेल्थ गेम्स इन द कंट्री। स्टेटमेंट बोल रहा है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट को जो कॉमनवेल्थ गेम वो जो ऑर्गेनाइज करवाती है उसके पीछे जो इतना पैसा स्पेंड करती है वो क्या बंद कर देना चाहिए, ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट में। अब आर्गुमेंट जैसे कि आपको पता है आइदर यस होगा या तो नो होगा। अब हम लोगों को यस नो दोनों कंसिडर करना है, रीज़न पढ़ना है, कौन सा रीज़न स्ट्रांगली जस्टिफाइड कर रहा है हमारे गिवन स्टेटमेंट को, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोनों करेगा, दोनों हमारा आंसर होगा। ठीक है, जो रीज़न है वो जस्टिफाइड होना चाहिए। अब हम लोग आर्गुमेंट पढ़ते हैं। आर्गुमेंट बोल रहा है कि हाँ, बंद कर देना चाहिए कॉमनवेल्थ के पीछे जो इतना स्पेंड हो रहा है ह्यूज अमाउंट। बट रीज़न क्या है? द मनी कैन बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पुअर पीपल। मतलब गरीब लोगों के पीछे डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को वो पैसा यूज़ करना चाहिए, स्पोर्ट्स में स्पेंड नहीं करना चाहिए। ये हमने पहला पढ़ा। दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा बोल रहा है नहीं, स्पेंड करना बंद नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट plays a significant role in exposing talent and helping athletes gain international exposure। अब हमने दोनों आर्गुमेंट पढ़ लिया। अब देखोगे तो यहाँ पे जो दूसरा आर्गुमेंट है डेफिनेटली जस्टिफाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपको एथलीट को स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है, क्योंकि ऐसा है नहीं कि स्पोर्ट्स में सिर्फ अमाउंट जो है गवर्नमेंट स्पेंड करती है और उससे कुछ भी सोर्स ऑफ इनकम मतलब जो है वापस रिटर्न नहीं आता है। डेफिनेटली ऐसा नहीं है। ठीक है, पहला तो जब स्पेंड करती है तो गवर्नमेंट के पास भी पैसा आती है। दूसरा बात है कि जो हमारे टैलेंट है मतलब जो कि लोगों को डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में स्पोर्ट्स में एक्सपोज़र चाहिए, तो वो भी जब इस तरह के स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज़ होते हैं तो उन्हें भी एक्सपोज़र मिलता है, अच्छे टैलेंट को फाइंड आउट करने में हेल्प होता है।
और इंटरनेशनली जब वो लोग खेलते हैं तो इंडिया भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सब चीज़ों में। ये सोर्स ऑफ इनकम का भी एक सोर्स है स्पोर्ट्स। तो देखा जाए तो जो हमारा सेकंड आर्गुमेंट है डेफिनेटली जस्टिफाइड करता है कि हमें क्यों जो गवर्नमेंट है इतना अमाउंट गेम्स के ऊपर स्पेंड करती है, क्यों नहीं हमें बंद करना चाहिए। क्योंकि इसके पीछे जस्टिफाइड रीज़न है। पहला तो टैलेंट को फाइंड आउट करने में ये काफ़ी हेल्प होता है जब इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, उन्हें इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। दूसरा ये सोर्स ऑफ इनकम भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और जो दूसरा हमारा जो पहला आर्गुमेंट था कि डेवलपमेंट ऑफ, तो ऐसा हम लोग इससे नहीं बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट सिर्फ स्पोर्ट्स के ऊपर स्पेंड किए जा रही है एंड वो पुअर पीपल के ऊपर डेवलपमेंट के लिए उनके ऊपर स्पेंड नहीं कर रही है। ये आर्गुमेंट डेफिनेटली जस्टिफाइड इस दूसरे रीज़न, मतलब इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो ये जस्टिफाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट इन सब चीज़ों के लिए भी अलग से स्पेंड करती है, स्पोर्ट्स के लिए अलग से स्पेंड करती है। तो आर्गुमेंट वन डेफिनेटली जस्टिफाइड नहीं है, सिर्फ आर्गुमेंट टू जस्टिफाइड है, जो कि हमारे ऑप्शन ए में प्रेजेंट है। ओनली आर्गुमेंट टू इज स्ट्रॉन्ग, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें देखना होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि इस पेपर में था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द गिवन फिगर, ठीक है। यहाँ पे फिगर ए बी सी डी गिवन है, हमें देखना है कि कौन सबसे अलग है। तो अगर आपने मिरर इमेज वाटर इमेज देखा होगा तो ये जो हमारा ऑप्शन ए में आप देखोगे तो ये एक दूसरे का वाटर इमेज है। टी का वाटर इमेज ये है, जेड का वाटर इमेज ये है, एम का वाटर इमेज ये है। बट एल ना ही ये वाटर इमेज है ना ही मिरर इमेज, कुछ नहीं, एज इट इज़ एल नीचे भी लिख दिया गया है, ऊपर भी लिख दिया गया है। तो स्टार्टिंग के 3 फिगर वाटर इमेज है। ऑप्शन डी कोई भी इमेज मतलब वाटर इमेज नहीं है, जिसकी वजह से ये सबसे अलग हो जाता है फिगर डी। और फिगर डी ऑप्शन ए में प्रेजेंट होने की वजह से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वरुण इज प्लेइंग कैरम विथ सम्राट सिटिंग इन स्टैंडर्ड कैरम सिटिंग अरेंजमेंट। इफ वरुण इज फेसिंग साउथ वेस्ट डायरेक्शन, व्हाट इज द फेसिंग डायरेक्शन ऑफ हिज अपोनेंट सम्राट। अब क्या बोल रहा है कि कैरम, जैसे आप लोगों ने देखा है कि कैरम स्क्वायर शेप में होता है, लोग इसके चारों साइड में बैठते हैं एंड खेलते हैं। बट ये क्या है, डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है। तो हम लोग पहले डायरेक्शन का बना लेते हैं। जैसे हमें पता है कि डायरेक्शन कैसे होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ये आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, ये आप देखोगे तो होगा नॉर्थ वेस्ट, ये होगा साउथ ईस्ट, ठीक है। अब ये हो गया। अब बोल क्या रहा है कि वरुण और सम्राट एक दूसरे के ओपोनेंट है, एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। अब बोल क्या रहा है कि वरुण जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन फेस कर रहा है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन वो कब फेस करेगा, जब वरुण यहाँ पे बैठा हुआ हो, ठीक है, इस पोजीशन पे। तभी तो जस्ट सपोज कि कैरम है तो कैरम स्क्वायर शेप में है, तो किस तरह से कैरम होगा, इस तरह से कैरम प्लेस्ड होगा। आप मानो वरुण इस साइड में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे सम्राट बैठा हुआ है। अब बोल रहा है कि जो इसका ओपोनेंट है मतलब सम्राट का, ये किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो डेफिनेटली सम्राट जब यहाँ है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फेस कर रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन में वो बैठेगा क्योंकि वरुण इस डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली ये इस डायरेक्शन में फेस करके बैठेगा और ये नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में प्रेजेंट है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में इसी तरह डायग्राम बनाओ, चीज़ें प्लेस करो, फिर आपको क्या होगा कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आप सॉल्व करोगे तो डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ प्लस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मीन्स माइनस, डिवाइड मीन्स प्लस, माइनस मीन्स डिवाइड, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो भी बोल रहा है क्वेश्चन को, उससे पहले
इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, देन हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन गिवन था। बोल क्या रहा है कि माइनस जो है, जहाँ पे माइनस साइन गिवन है वो एक्चुअली डिवाइड है, तो ठीक है ये डिवाइड है, और जो डिवाइड है वो एक्चुअली प्लस है, जो प्लस है वो एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन है, और जो मल्टीप्लिकेशन है वो माइनस है, और जो प्लस है, प्लस मीन्स मल्टीप्लिकेशन। हमने क्या किया, साइंस को रिप्लेस कर दिया जो भी क्वेश्चंस में गिवन था उसके अकॉर्डिंग। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, जो भी हमारा बॉड मास का रूल कहता है उसे इम्प्लीमेंट करते हैं सही से, कैलकुलेट करते हैं सही से, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा मिस्टेक से आप इस तरह के इजी क्वेश्चन को रॉन्ग कर दोगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में जो भी आपके मैथ्स के रूल होते हैं, अगर बॉड मास लगाना है बॉड मास लगाना होगा, कैलकुलेशन सही करना है तो करना होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा ये 31, ठीक है। फिर डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई वाला हम लोग काम पहले करते हैं, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 120, एंड इन इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 24। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 151 माइनस 24, तो जो आपको आएगा 127। इसे कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा ऑप्शन बी में था करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। हमने बस क्या किया, बॉड मास रूल फॉलो किया, डिवाइड पहले करते हैं तो डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई किया एंड कैलकुलेशन करेक्टली किया, हमारा करेक्ट आंसर आ गया जो हमारा 127 ऑप्शन बी में था, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बहुत लोग कैलकुलेशन मिस्टेक कर देंगे, बॉड मास सही से नहीं लगाते हैं तो उनका गलत हो जाता है, तो आप ऐसा गलती ना करें, प्रैक्टिस करें एग्ज़ाम से पहले, और इस तरह से जो इजी क्वेश्चंस होते हैं आप वहाँ अच्छे से मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि इस पेपर में था। इस पेपर में अगला जो क्वेश्चन था बोल क्या रहा है कि फाइंड द ऑड वन आउट। अब हमने अभी तक देखा कि स्टेटमेंट आर्गुमेंट से तो क्वेश्चन चार के अराउंड हमने अभी तक देख लिया है, ऑड वन आउट से भी हमने अभी तक कम से कम 3 क्वेश्चन तो सॉल्व किए हैं। तो अगर आप देखोगे तो इस तरह से आप टॉपिक के नेम भी लिस्ट आउट कर सकते हो कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उन टॉपिक्स पे जाए, उन टॉपिक्स में हम लोग टाइम स्पेंड ना करें जिनसे क्वेश्चंस बहुत ही रेयर आते हैं या आते ही नहीं है, ठीक है। इस प्रीवियस ईयर पेपर जो सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं इसका पर्पस यही है कि आप जो पेपर है ग्रुप डी का कैसा आता है, किन टॉपिक से आता है वो अच्छे से समझ पाओ। उसके बाद क्वेश्चंस किस कैसे आते हैं, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, वो भी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए जाए, ठीक है। अगर जैसे अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किया है, अगर आप इन्हीं सब क्वेश्चंस को अभी तक आप अच्छे से समझ गए होंगे तो आपको अलग से कोई कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। आप चाहोगे कि ऑड वन आउट का जितना भी मैंने अभी तक समझाया है, आप उन्हीं कॉन्सेप्ट से और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। आप देखोगे कि क्वेश्चंस आपसे बन रहे होंगे। मैंने अभी तक जितने भी स्टेटमेंट आर्गुमेंट के क्वेश्चन बताए हैं, अगर आपको अभी तक समझ में आया होगा तो आप वही सेम कॉन्सेप्ट लगाओ और क्वेश्चन सॉल्व करने में, आप देखोगे कि क्वेश्चंस आपसे बन रहे होंगे। रीजनिंग में यही एक बेनिफिट है कि आपको अलग से कॉन्सेप्चुअल वीडियो बहुत देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं और कन्फ्यूज़न हो रहा है या और न टाइप ऑफ क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आप वीडियो देखो, ठीक है। अब जैसे मैंने ये इस तरह का ऑड वन आउट 2 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस किया है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे फिगर, देखेंगे कौन सबसे अलग है। आप देखोगे कि पहला फिगर ये 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 बना रहा है, ये इकलौता ऑप्शन सी है जो 90 डिग्री नहीं बना रहा है, तो ये सबसे अलग हो गया, बात खत्म हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आपको पता है कि ऑड ऑन आउट में इसी तरह जो सबसे अलग है वो फाइंड आउट करो, वही आंसर हो जाता है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमने वही चीज़ इम्प्लीमेंट किया, यही आंसर हो गया। तो इसी तरह से चीज़ें आप रीजनिंग कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझो कि क्या बोल रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एंड कैसे हम लोग बनाते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब जैसे कि फिगर सीरीज जो भी हमने अभी तक इस तरह के भी क्वेश्चंस और भी देखे हैं इससे पहले, अगर आपने वहाँ पे वो चीज़ें कॉन्सेप्ट समझा होगा कि कैसे करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत ईजिली बन जाएगा। अब जैसे क्या बोल रहा है कि फाइंड द नेक्स्ट फिगर फॉर द गिवन सीरीज। प्रॉब्लम फिगर गिवन है, क्या क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा, वो इन चारों में से आप देखो कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर हम लोग क्लियरली देखते हैं कि पहला और दूसरा फिगर में क्या है, तो पहले में आप देखोगे ये पेंटागन है, अंदर में डॉटेड आपका रेक्टेंगल है। दूसरे में यही क्या हुआ, ये आपका रेक्टेंगल बाहर आ गया बट डॉटेड नहीं है, ये आपका कंटिन्यूस लाइन है, ठीक है। वही अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरे वाले में भी देखते हैं, सर्किल है, अंदर में डॉटेड ट्रायंगल है, तो चौथे में क्या आएगा, ये ट्रायंगल आ जाएगा बाहर इस तरह में।
ठीक है, डॉटेड आएगा नहीं क्योंकि हमने फिगर 2 में भी देखा था ये डॉटेड नहीं है, तो इसी तरह जो क्वेश्चन मार्क की जगह भी आएगा ये ट्रायंगल ही आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन बी में है, फिगर बी जो कि ऑप्शन डी में है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, आपने अगर पिछला क्वेश्चन समझा है तो बहुत ही ये कम टाइम में अभी तक आप बना के अगले क्वेश्चन में जा सकते थे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि इस पेपर में था। अब फिर से आप देखो कि क्वेश्चन बोल रहा है कि चूज द वर्ड विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ये बेसिकली ऑड वन आउट ही है जो अभी तक हमने डिस्कस किया था, बट यहाँ पे क्या वर्ड बोल दिया है कि वो सबसे अलग कौन सा वर्ड है जो कि अदर्स से उसे अलग करता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा ऑप्शन वन है पिकॉक, ईगल, ऑस्ट्रिच, हैन। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ सबसे जो अलग है ईगल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे कि ऑस्ट्रिच, हैन, पीकॉक ये आपको बहुत ही इजीली मतलब आप देख सकते हो कि, और दूसरा क्या है ना कि इन तीनों में सिमिलैरिटीज क्या है ना कि ये एक तरह से शिकार है, मतलब ये किसी ना किसी भी बर्ड का या किसी भी एनिमल का बहुत ही इजीली शिकार बन जाते हैं, बट ईगल क्या होता है वो शिकारी के श्रेणी में आता है। ठीक है, इसीलिए ये सबसे अलग हो जाता है ईगल। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। रीज़न आपको पता चली गया कि क्या है। ठीक है, इस तरह से ही हम लोग क्या ऑड वन आउट को फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको नहीं चीज़ें पता है कि ये जैसे कि आप बोल सकते हो कि ये वन ऑफ द टाइप है ऑड वन आउट में, क्योंकि ऑड वन आउट में भी आप देखोगे तो जनरल नॉलेज के कॉन्सेप्ट जो है ना वो ऐड कर दिए जाते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा भी पता है या नहीं है। ठीक है, इसमें आपको नंबर सीरीज़ के भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, अल्फ़ाबेट से भी रिलेटेड बन जाते हैं, और वो किस तरह से अलग हो रहे हैं, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ऑड ऑन आउट के। तो इसी तरह जो नंबर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं हर एक टॉपिक में, उससे भी आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है। तो इस पेपर में और कैसा था अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। अब जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, इफ़ इन अ सर्टेन कोड BRIM is written as AQHL, हाउ वुड EDGE बी रिटन इन दैट कोड। अब हमने जैसे मैंने बताया कि इस तरह के क्वेश्चंस को अगर हमें करना है तो अल्फ़ाबेट के जो पोजीशन वैल्यू है उसे बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, अदरवाइज टाइम आपको ज़्यादा लग जाएगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि पहले बोल क्या रहा है कि इन दोनों में जो भी कोड के थ्रू ये रिलेटेड है या पैटर्न फॉर्म फॉर्म हो रहा है वो फाइंड आउट करना है, एंड देन इसके साथ हमें वो चीज़ इम्प्लीमेंट करना है और जो हमारा आंसर आएगा वो हमें मार्क करना है। तो पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो मैं अगर जैसे कि देखें कि BRIM ये AQHL, तो अगर यहाँ पे इनके अल्फ़ाबेट पोजीशन वैल्यू लिखे तो ये होगा 2, R हो जाएगा 18, I होगा 9, ये होगा 13, ये होगा 1, 17, 8, 12। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये -1 हो रहा है, यहाँ पे भी -1। अब हमने देख लिया कि -1 का रिलेशन फॉर्म हो रहा है। अब हम लोग यही सेम चीज़ इम्प्लीमेंट कर देंगे इसके साथ EDGE। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा पोजीशन वैल्यू 5, 4, 7, 5, क्या होगा -1 के साथ, ये होगा 4, 3, 6, 4। पोजीशन वैल्यू क्या होगा DCFD। अब देख लो कहाँ पे ये है, ऑप्शन डी में प्रेजेंट है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगर आपको अल्फ़ाबेट का पोजीशन वैल्यू अच्छे से पता है तो बहुत ही ईज़ी हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपने अभी तक अल्फ़ाबेट के पोजीशन वैल्यू नहीं याद किया है तो कर लो, एंड देन फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो क्या होगा आप यूज्ड टू हो जाओगे और आपको पोजीशन वैल्यू बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। स्टार्टिंग से मतलब ए का पोजीशन वैल्यू जैसे 1 होता है, बी का 2, इस ऑर्डर में भी याद कर लो, एंड देन रिवर्स ऑर्डर में भी कर लो, तो काफ़ी ये हेल्प हो जाएगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा जैसे अगला क्वेश्चन है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली एंड सेलेक्ट विच ऑफ द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट गिवन है और दो कंक्लूजन गिवन है, कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू जो हमारे स्टेटमेंट गिवन है वो हमें फाइंड आउट करना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सिलॉग का एक्चुअली बेसिकली क्वेश्चन है। पहले हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा वेन डायग्राम होता है उससे ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है। अब जैसे कि अगर मैं पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाऊँ तो बोल क्या रहा है कि ऑल गैजेट्स आर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जैसे कि मैं ये सर्किल बनाया, ये जैसे कि गैजेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बोल क्या रहा है, ऑल गैजेट्स आर इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब जो गैजेट्स का सर्किल है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में है। ये अगर आप देखोगे डायग्राम तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू जो हमारा पहला स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये सही है। फिर क्या बोल रहा है, ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स आर चिप्स, मतलब ये डायग्राम हमारा बना, ये चिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है वो भी जस्टिफाइड हो गया। क्यों? क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट चिप्स के अंदर है। ये हमने डायग्राम बना लिया। अब हम लोग कंक्लूजन पढ़ते हैं। अब कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि ऑल गैजेट्स आर चिप्स, क्या सभी गैजेट्स चिप्स के हो सकते हैं? डेफिनेटली यस। क्यों? क्योंकि सारा गैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है और सारा इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स के अंदर है, और ये हमारा स्टेटमेंट 2 यही सेम चीज़ बोल रहा है। तो ये हमारा कंक्लूजन 1 जस्टिफाइड होता है। अब दूसरा पढ़ते हैं कि सम चिप्स आर इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब सम चिप्स आर इलेक्ट्रॉनिक्स, डेफिनेटली यस। क्योंकि अगर मान लो कि ये जो पोर्शन है ये भी चिप्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और यही सर्किल आपको एज इलेक्ट्रॉनिक्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर इस तरह से देखोगे तो सम चिप्स, हम लोग अभी इस वाले पोर्शन को नहीं कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑल चिप्स का बात ही नहीं हुआ। सम चिप्स डेफिनेटली, अगर इस पोर्शन का आप बात करोगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स से कनेक्टेड नहीं है। बट सम चिप्स की जहाँ बात हुई तो ये वाला पोर्शन भी तो सारा चिप्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके वजह से कंक्लूजन 2 करेक्ट हो जाता है। तो दोनों कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो यही था हमारा जो इस पेपर में रीजनिंग का क्वेश्चन था। टोटल 24 क्वेश्चंस आए थे इस पेपर में, जो हमने सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। एंड आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। बस आपको करना क्या है कि हर एक टॉपिक को नोट डाउन करना है, किन टॉपिक से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे, उन्हें फाइंड आउट करना है। जैसे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, इनसे 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं। तो इन्हें, इन टॉपिक्स को फिर ऑड एंड आउट, ठीक है, इमेज सीरीज, इन टॉपिक्स को तो आप स्किप नहीं कर सकते अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट पेपर में, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके फ्रेंड ग्रुप डी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आपका कोई भी कमेंट हो, अगर आप और कुछ अलग तरह से वीडियोस चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।